हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रेजोनेंस, है ना। आज हम लोग बात करेंगे भाई रेजोनेंस होता क्या है और रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशंस हैं, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं रेजोनेंस में क्या है भाई। रेजोनेंस रेजोनेंस है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन मीनिंग क्या होता है? मैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। लोकल होता है ना भाई, हम लोग कहते हैं लोकल है यानी कि एक जगह पड़ा हुआ है। लोकलाइज्ड है यानी एक जगह पड़ा हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा है। रेजोनेंस में क्या होना है? डीलोकलाइजेशन होना है। किसका डीलोकलाइजेशन होना है? पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई, इसी कहेंगे हम लोग रेजोनेंस, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। अब यहाँ पे इसे समझने के लिए पहले कुछ बेसिक पॉइंट देखेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कर्ली एरो के बारे में। ये कर्ली एरो, ये जो घुमा हुआ एरो है कर्ली एरो, ये क्या बताता है? ये बताता है मैं डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? और क्या करता है भाई ये? इट कन्वर्ट बॉन्ड पेयर इनटू लोन पेयर। बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में, या कह सकते हैं लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करता है, और वाइसे वर्सा। यानी कि लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में। क्लियर? एक और एरो के बारे में बात करेंगे हम लोग, टू हेडेड एरो। ये क्या करता है भाई ये एरो? इट सेपरेट वन लुईस स्ट्रक्चर टू अदर लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो रेजोनेंस है क्या भाई? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। क्या ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, उन सब के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग बता रहे दो बेसिक पॉइंट रेजोनेंस के लिए, जो हम रेजोनेंस के वक्त करते वक्त हम इस्तेमाल करेंगे, जिसका एक है डबल कर्ली एरो। कर्ली एरो क्या कर रहा है भैया? कर्ली एरो ये कर रहा है कि ये दो इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्ट कर रहे हैं उसका डायरेक्शन बता रहा है, कहां शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग दो इलेक्ट्रॉन को। दूसरा क्या बता रहा है? ये कन्वर्ट कर रहा है बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में। नेक्स्ट है टू हेडेड एरो, ये डबल हेडेड एरो, बल्कि टू हेडेड एरो बल्कि डबल हेडेड एरो कहते हैं इसको। डबल हेडेड एरो ये क्या कर रहा है भैया? ये दो मुंडी वाला एरो क्या कर रहा है? दो सर वाला, ये कर रहा है क्या? एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से सेपरेट कर रहा है। क्लियर है ना? जब किसी मॉलिक्यूल का अलग अलग लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उनको हम सेपरेट करने के लिए हम डबल हेडेड एरो का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? तो ये दो एरो का इस्तेमाल करने वाले हम लोग रेजोनेंस के लिए। नेक्स्ट पेज में आगे आते हैं हम लोग, है ना। तो क्या है रेजोनेंस? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हम लोग दो एरो का इस्तेमाल करने वाले रेजोनेंस के वक्त। जब भी हम रेजोनेंस करेंगे दो एरो का इस्तेमाल करने वाले, कर्ली एरो और डबल हेडेड एरो के बारे में क्लियर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए हम लोग नेक्स्ट आगे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है ए बी, और ए के पास है, ए और बी के बीच में है डबल बॉन्ड। ए और बी के बीच में है डबल बॉन्ड। हम जानते हैं भाई एक बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जब दो एटम मिलकर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ए ने रखा, एक इलेक्ट्रॉन बी ने रखा, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन रखा, तो एक बॉन्ड बन गया। तो एक बॉन्ड है क्या? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन है जो कि दोनों एटम के बीच में शेयर हुआ है। अब अगर हम ऐसे दिखा रहे कर्ली एरो से, ये क्या कर रहे हैं हम लोग कर्ली एरो में? यहां हम लोग ये कर रहे हैं कि इस बॉन्ड पेयर का, इस बॉन्ड का, ये डबल बॉन्ड था, इसमें से ये बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन हम बी के ऊपर शिफ्ट कर दे रहे हैं, है ना। डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, यही कर रहा था कर्ली एरो। ये क्या बता रहा है ये कर्ली एरो? कि ये जो बॉन्ड पेयर का दो इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन ए ने रखा था, एक इलेक्ट्रॉन बी ने रखा था, वो दोनों इलेक्ट्रॉन
दोनों शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन को हम बी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो फिर दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बन गया? अभी दूसरे स्ट्रक्चर को कैसे सेपरेट करेंगे? डबल हेडेड एरो से। हमने कहा कि अलग अलग लुईस स्ट्रक्चर को हम लोग सेपरेट करेंगे डबल हेडेड एरो से। क्या बन गया? अब ए, अब रह गया सिंगल बॉन्ड, और इस बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी क्या बन गया? ये लोन पेयर। इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ए ने शेयर किया था, एक इलेक्ट्रॉन बी ने शेयर किया था, दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास चला गया, बी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें आ गया नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, इसमें आ गया पॉजिटिव चार्ज। भाई इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ए का भी था ना, और एक इलेक्ट्रॉन बी का था, दोनों इलेक्ट्रॉन हम बी को भेज दिया, एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया बी के पास, बी का एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, इसलिए इसमें आ गया पॉजिटिव चार्ज, बी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए इसमें आ गया नेगेटिव चार्ज। ये हो गया इस मॉलिक्यूल का पहला लुईस स्ट्रक्चर, ये हो गया दूसरा लुईस स्ट्रक्चर, और दोनों स्ट्रक्चर को हमने सेपरेट किया है डबल हेडेड एरो से। क्लियर है ना? यहां पे कह सकते हैं हम लोग, हेयर कर्ली एरो कन्वर्ट बॉन्ड पेयर इनटू लोन पेयर। यहां पर कर्ली एरो क्या कर रहा है? बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में बदल रहा है। ये बॉन्ड पेयर था ना, उसको पूरा पूरा 2 इलेक्ट्रॉन हम बी के ऊपर शिफ्ट कर दिए। जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पे रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे क्या कहते हैं हम लोग? लोन पेयर। तो यहां पे बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में बदल दिया। सिमिलरली एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यहां पे देख लीजिए। क्लियर? ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस स्ट्रक्चर में के हिसाब से ए के पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां क्या कर रहे हैं हम लोग? कर्ली एरो के हेल्प से ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हम ए और बी के बीच में रख दे रहे हैं, यानी दोनों के बीच में शेयर कर दे रहे हैं। तो क्या बन गया? यहां पर यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी के बीच, ए और बी के बीच में आ गया, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन ए और बी के बीच में शेयर हो गया। ए ने अपना लोन पेयर दिया, जब कोई न्यूट्रल एटम अपना लोन पेयर शेयर करता है किसी दूसरे एटम के साथ, तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। बी फ्री में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जब एक बॉन्ड शेयर हो रहा है 2 एटम के बीच में, और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम प्रोवाइड करता है, तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और जो दूसरा एटम जो फ्री में शेयर कर रहा है बिना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसका था? ए का था, दोनों ने लेकिन शेयर कर रहे हैं अभी क्या? ए और बी दोनों कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। हो गया? यहां पे क्या कह सकते हैं हम लोग? यहां कह सकते हैं कि हेयर कर्ली एरो कन्वर्ट लोन पेयर इनटू बॉन्ड पेयर। यहां पे कर्ली एरो क्या कर रहा है? ये जो लोन पेयर था उसको पूरा पूरा बी, ए और बी के बीच में रख दे रहे हैं, यानी शेयर करा दे रहे हैं, यानी बॉन्ड पेयर में बदल दे रहे हैं। तो लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में बदल रहा है। तो ये 2 स्ट्रक्चर बन गए, 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बन गए इस मॉलिक्यूल के, ए बी मॉलिक्यूल के। दोनों स्ट्रक्चर को हमने सेपरेट किया डबल हेडेड एरो से। समझ में आया? जो एरो का इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग रेजोनेंस करेंगे, 2 एरो का इस्तेमाल करेंगे। एक कर्ली एरो जो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, जिसके हेल्प से हम लोग बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में, या लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में बदल सकते हैं। दूसरा है डबल हेडेड एरो, जब हम लोग ऐसा करेंगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे। इन स्ट्रक्चर को सेपरेट करने के लिए हम लोग डबल हेडेड एरो का इस्तेमाल करेंगे। को डाउट? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि मॉलिक्यूल है हमारे पास एजाइड आयन N3-, इसे कहते हैं हम लोग एजाइड आयन। इसमें देखते हैं हम लोग रेजोनेंस कैसे करना है। एजाइड आयन N3 आयन N, इसका पहले हम एक लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज 2, 3, 4, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, ये N3 का मैंने स्ट्रक्चर बनाया। अब नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनाए रखा है हमने, इसे भी हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज के तौर पे, है ना। क्लियर? फॉर्मल चार्ज के तौर पे पढ़ेंगे भाई, यहाँ पे इस नाइट्रोजन में नेगेटिव क्यों लिखा है, इसमें पॉजिटिव क्यों रखा है, इसको भी हम लोग सीखेंगे। देखिए यहाँ पर पहले तो हम लोग क्या करेंगे, लोन पेयर को बदल देते भैया बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर को बदल देते हैं लोन पेयर में। इसका दूसरा लुईस स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा जरा देखें हम लोग। हाँ जी, यहाँ लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में बदल दिए, यहाँ क्या आ गया? अब ट्रिपल बॉन्ड हो गया, पहले से डबल बॉन्ड था, और यहां पे हमने बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में बदल दिया, तो यहां पर डबल बॉन्ड था, अब यहां पे हो गया सिंगल बॉन्ड। और इस नाइट्रोजन के पास पहले से 2 लोन पेयर थे, अब एक लोन पेयर और आ गया, 3 लोन पेयर हो गए। इसमें आ गया 2 नेगेटिव, इसमें एक पॉजिटिव, ये हो गया न्यूट्रल। आउट ऑफ 2 लोन पेयर, इस नाइट्रोजन में 2 लोन पेयर थे, उसमें से एक लोन पेयर को हमने बॉन्ड पेयर में बदल दिया। क्लियर है ना? ये स्ट्रक्चर बन गया इसका, ये हो गया लुईस स्ट्रक्चर 2। और दोनों स्ट्रक्चर को हमने सेपरेट किया है किससे? डबल हेडेड एरो से, है ना।
पूरे मॉलिक्यूल का नेट चार्ज देखिए तो 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस और 1 प्लस, नेट चार्ज इस पूरे मॉलिक्यूल में कितना आया था 2 माइनस 1 प्लस -1, यहां पे भी 2 माइनस +1, नेट चार्ज -1 आया। तो नेट चार्ज जब हम लोग N3 को कंबाइन करके कंडेंस फॉर्म में लिखे थे N3 माइनस, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा तो कैसे लिखा था N3 माइनस, एक माइनस चार्ज था ना तो इसमें नेट चार्ज एक माइनस आता है 2 माइनस 1 प्लस, दूसरे सेक्शन में भी 2 माइनस 1 प्लस, नेट चार्ज सेम रहा, फर्क क्या हुआ फॉर्मल चार्ज। क्या होता है फॉर्मल चार्ज वो मैं अभी बताने जा रहा हूं, है ना। फॉर्मल चार्ज क्या हो रहा है यहाँ पे इस नाइट्रोजन -1 था, अभी क्या हो गया 0, यहाँ +1, यहाँ भी +1, यहाँ पे -1, ये यहाँ पे आ गया -2, क्लियर। क्या होता है फॉर्मल चार्ज, तो जब किसी एक एटम के ऊपर में जो चार्ज अपीयर होता है, जब हम किसी मॉलिक्यूल के अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो एक पर्टिकुलर एटम में जो चार्ज अपीयर होगा वही कहलाएगा उसका फॉर्मल चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल इस स्ट्रक्चर में पहले वाले नाइट्रोजन पे -1 चार्ज लिखा है मैंने, यानी इसका फॉर्मल चार्ज -1 हो गया। सेकंड वाले नाइट्रोजन पे हमने +1 दिखाया तो इस सेकंड वाले नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज +1 हो गया। तो हम लोग थोड़ा फॉर्मल चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं साथ साथ, है ना, रेजोनेंस डिस्कस करते हुए। और यहाँ पे हम लोग रेजोनेंस भी कर रहे हैं ना भाई, देखो तो लोन पेयर को यहाँ बॉन्ड पेयर बना दिया, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में। अभी तक हमने रेजोनेंस का डेफिनेशन नहीं देखा, लेकिन यही रेजोनेंस है, आगे बात करते हैं अभी हम लोग, क्लियर। फिलहाल अभी हम लोग सीख रहे हैं भाई कर्ली एरो से कैसे लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में बदल देंगे, और उसी को समझते समझते अब हम लोग बात करने लगे किसके बारे में, फॉर्मल चार्ज और नेट चार्ज के बारे में, तो वो भी समझेंगे हम लोग, आगे बात करते हैं हम लोग। इसको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। चले आगे देखते हैं हम लोग, डिफाइन करते हैं हम लोग फॉर्मल चार्ज के बारे में। फॉर्मल चार्ज भाई क्या होता है फॉर्मल चार्ज, चार्ज अपीयर ऑन एन एटम इन ए लुईस स्ट्रक्चर, किसी भी एक लुईस स्ट्रक्चर में ऑफ ए मॉलिक्यूल is called its formal charge। फॉर्मल चार्ज है क्या, एक एटम पे जितना चार्ज अपीयर होगा किसी एक स्ट्रक्चर में, किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में, एक पर्टिकुलर एटम पे कितना चार्ज अपीयर हो रहा है वही कहलाएगा उसका फॉर्मल चार्ज। फॉर एग्जांपल अब हम फिर से आयोडाइन को बनाते हैं, लेकिन इस बार मैं चार्ज बैठाता नहीं हूं, एक लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो फर्स्ट वाला मैंने बनाया था उसी को बना लेते हैं, और यहां पर मैंने कोई चार्ज प्लेस नहीं किया, सिर्फ दिखा दिया भाई कौन कितने बॉन्ड पेयर है कितने लोन पेयर है ना। एक मिनट पहले, इससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं हम लोग। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू, फॉर्मल चार्ज के लिए पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उस एग्जांपल को देखते हैं। फॉर्मल चार्ज के लिए जो फॉर्मूला है वो है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। जिस एटम्स का आप फॉर्मल चार्ज निकालना चाह रहे हैं उसका इतना टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, अगर चाहे तो पूरा लिख लेते हैं हम लोग, हाँ जी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उस एटम के पास है, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिससे उसने बॉन्ड नहीं बनाया, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके पास, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये है मेरे पास फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला, क्लियर। क्या हो गया, किसी पर्टिकुलर एटम में फॉर्मल चार्ज निकालना है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला, क्लियर है ना। अब हम लोग देखते हैं, फिर से वापस से आते, जो मैंने एजाइड का पहला वाला लुईस स्ट्रक्चर बनाया था, चलिए इसको हम लोग फर्स्ट नाइट्रोजन से इंडिकेट करते हैं, इसको सेकंड से, और ये थर्ड नाइट्रोजन है मेरा। यहां पर जो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए थे जो कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे, यानी 2 लोन पेयर्स थे। इस वाले में भी 2 लोन पेयर्स, यहाँ पे कोई लोन पेयर वगैरह नहीं दिखाया था मैंने। अब एक एक करके हम फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकंड नाइट्रोजन और थर्ड नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, क्लियर। फर्स्ट नाइट्रोजन का पहले देखते हैं हम लोग, फर्स्ट नाइट्रोजन, हाँ जी, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू, क्या पढ़ा हमने फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला,
टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5, एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, माइनस इससे वाले फर्स्ट वाले नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए 1 और 2। हम लोग जानते हैं भाई एक बॉन्ड कैसे बनता है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से, तो एक बॉन्ड मींस 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और 2 बॉन्ड है मींस कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास 4, 2 बॉन्ड बना रहा है, ये बाइवैलेंट है, यहां पर 2 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 बॉन्ड में कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 डिवाइड बाई 2, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने यहां पे 1 2 3 4, 2 लोन पेयर दिखा रहे हैं हम लोग, देखिए यहां पे 1 2 3 4, 2 लोन पेयर दिखा रहे हैं, यानी 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, 4 बाई 2, 4 बाई 2, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6, 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 कितना आ गया -1, ये हो गया 5 माइनस 6, ये क्या हो गया -1। तो ये फर्स्ट वाले नाइट्रोजन का फॉर्मूला चाहिए, कितना आ गया -1, मैंने बैठाया था पिछले सेक्शन में n के ऊपर में -1। सेकेंड नाइट्रोजन का देख लेते हैं हम लोग, सेकेंड नाइट्रोजन का देख लेते हैं अब फॉर्मल चार्ज। सेकेंड नाइट्रोजन में देखिए यहां पर, सेकेंड नाइट्रोजन में देखिए हाँ भाई कितने फिर से नाइट्रोजन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वही हो जाएगा, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बताया था मैंने 5, माइनस कितने बॉन्ड बना रहा है ये 1 2 3 4, एक बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड मींस कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 8, 8 बाई 2, 8 बाई 2, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहां पे कोई लोन पेयर वगैरह दिखाया है क्या, कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, -0, 8 बाई 2 4, 5 माइनस 4 +1, तो सेकंड वाले नाइट्रोजन पे मैंने +1 बैठाया था तो आ गया +1, सेकंड वाले पे +1 आ गया। थर्ड वाला नाइट्रोजन एज इट इज फर्स्ट कैसा है देखिए, तो यहां पर 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर इसमें भी था फर्स्ट वाले में, 2 लोन पेयर्स, 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहां भी 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो यहां भी इसको -1 आएगा, आप निकाल चाहे तो निकाल के देख ले हम लोग, चलिए देख भी लेंगे हम लोग, है ना। थर्ड नाइट्रोजन के लिए नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग, इधर इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें, हम लोग नेक्स्ट पेज में आएंगे। थर्ड नाइट्रोजन के लिए देखें, थर्ड नाइट्रोजन तो एज इट इज फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ सेम है, थर्ड नाइट्रोजन के लिए फॉर्मल चार्ज इक्वल टू कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है भाई वहां पर, सॉरी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के लिए 5, माइनस कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे देख लें एक बार फिर से, कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे थर्ड वाले नाइट्रोजन के लिए 2 बॉन्ड्स बना रहा है, एक बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड्स मींस 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बाई 2, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 -1, थर्ड नाइट्रोजन में क्या होगा, थर्ड नाइट्रोजन में क्या होगा, फिर से यहां पे भी -1 कर देंगे, कोई दिक्कत है ना। जब हमने इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाया था देखिए यहां पर, जब हमने यहां पर कर्ली एरो के हेल्प से लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में बदले थे, तो दूसरे वाले स्ट्रक्चर में फर्स्ट वाले नाइट्रोजन पे क्या हो गया फॉर्मल चार्ज, आप निकाल के देखेंगे, जो हमने फॉर्मूला बताया वहां पे अप्लाई करें, यहां पे आएगा 0, इसलिए यहां पे कोई चार्ज नहीं दिखाया था हमने, है ना। सेकेंड वाले पे +1 था, +1 है, यहां भी अगर आप निकालेंगे जो फॉर्मूला हमने देखा था वहां से निकालेंगे फॉर्मूला वही सेम आएगा सेकेंड वाले नाइट्रोजन पे। थर्ड वाले पे यहां पे आ गया -2, फॉर्मूला हमने देखा फॉर्मल चार्ज निकालने का, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से निकालेंगे तो इसमें -2 आएगा, क्लियर है ना। जब आप इसको जो हमने फॉर्मूला किया है उसको अप्लाई करेंगे यहां पर, तो इस नाइट्रोजन में -2 आएगा, इसमें 0 आएगा, बीच वाले में +1 आएगा, क्लियर। तो हमने क्या देखा कि नेट चार्ज इस स्ट्रक्चर में और दूसरे स्ट्रक्चर में नेट चार्ज टोटल 2 - 1 + -1, 2 - 1 + -1, नेट चार्ज सेम रहा लेकिन फॉर्मल चार्ज वारी कर गया अलग अलग स्ट्रक्चर में, यहां पे -1 था अब यहां पे 0 है, यहां पे -1 था यहां पे -2 आ गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज वैरी कर सकता है, एक एटम पे जो चार्ज अपीयर हो रहा है अलग अलग स्ट्रक्चर पे, वो सेम मॉलिक्यूल के अलग अलग स्ट्रक्चर पे फॉर्मल चार्ज वैरी कर सकता है, लेकिन नेट चार्ज अलग अलग स्ट्रक्चर का सेम मॉलिक्यूल का हमेशा सेम रहेगा। अलग अलग स्ट्रक्चर पे सेम मॉलिक्यूल के लिए नेट चार्ज से चेंज नहीं करेगा, लेकिन फॉर्मल चार्ज वैरी कर सकता है, क्लियर। तो हम लोग इसको नोट में लिख सकते हैं, पॉइंट को क्या लिख सकते हैं नोट करके, पॉइंट फॉर्मल चार्ज में vary from one Lewis structure to
other Lewis structure of a molecule. एक मॉलिक्यूल के अलग अलग लुईस स्ट्रक्चर पे फॉर्मल चार्ज वेरी कर सकता है, बट नेट चार्ज विल रिमेन सेम. लेकिन अलग अलग लुईस स्ट्रक्चर पे, डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर पे एक ही मॉलिक्यूल का नेट चार्ज हमेशा सेम रहेगा, है ना. देखिए तो यहां पर फिर से एक बार देख लेते हैं. हाँ जी, ये याद रख के बनाया था मैंने. यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज -1, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में 0 हो गया था. आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है आपके पास. इसमें +1, यहाँ भी +1, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ. यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, तो फॉर्मल चार्ज चेंज हो गया. नेट चार्ज 2 - 1 + -1, यहां भी नेट चार्ज 2 - +1 नेट -1 ही रहा. नेट चार्ज चेंज नहीं करेगा. गुड आउट. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. हम लोग रेजोनेंस स्टार्ट कर रहे हैं किए हैं, लेकिन अभी तक मैंने रेजोनेंस का डेफिनेशन नहीं दिया, लेकिन अलग अलग चीजें बता दी मैंने. एक कि कर्ली एरो से क्या हो सकता है, हम लोग डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना. लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में बदल सकते हैं. क्लियर. और डबल हेडेड एरो से क्या हो सकता है, अलग अलग लुईस स्ट्रक्चर का, अलग अलग लुईस स्ट्रक्चर को सेपरेट कर सकते हैं. जब आप कर्ली एरो की मदद से लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में शिफ्ट कर करके कन्वर्ट कर करके आप अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो अलग अलग स्ट्रक्चर को हम डबल हेडेड एरो से सेपरेट करेंगे. क्लियर. और यहीं पर हमने एक पॉइंट डिस्कस कर लिया फॉर्मल चार्ज और नेट चार्ज के बारे में. क्लियर. और भी देख लेते हैं हम लोग, कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल है, जानते हैं आप क्या कहते हैं हम लोग, O3 ओजोन कहते हैं हम लोग, ओजोन कहते हैं. अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, हाँ जी, यहां पे लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में बदल देते हैं. दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा इसका, O, यहां पे आ गया सिंगल बॉन्ड, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड. क्लियर. यहां पे पहले इसके पास थर्ड वाले ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर्स थे, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे थे हम लोग. यहां पे लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में बदल दिए, तो यहां पे 2 पेयर्स बच गए. एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बदल गया. यहां पहले 2 पेयर्स थे, अब इसमें इस बॉन्ड पेयर का दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दिया. अब यहां पे 3 लोन पेयर आ गए. क्लियर. अब पहला काम तो ये करना है आपको कि भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों ऑक्सीजन में फॉर्मल चार्ज निकालने हैं आपको. क्लियर है ना. अब बताएं जल्दी से, कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से बताएंगे फर्स्ट ऑक्सीजन पे, सेकंड ऑक्सीजन पे, थर्ड ऑक्सीजन पे क्या क्या फॉर्मल चार्ज आएगा. क्लियर. चलिए इसको असाइन कर देता हूं मैं. इसे फर्स्ट ऑक्सीजन, इसे सेकंड ऑक्सीजन बना देता हूं. अच्छा, यहां पर आ जाएगा एक लोन पे रहेगा इस ऑक्सीजन पे, है ना. ठीक है. और इसे कर देता हूं थर्ड ऑक्सीजन. क्लियर है ना. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों पे आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है, तीनों ऑक्सीजन का. हाँ जी, हो गया ये क्या, देखो मैं. चलिए आइए देखते हैं. मैं फर्स्ट ऑक्सीजन पे देखता हूं. फर्स्ट ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज इक्वल टू ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए जल्दी से. आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए आप. 6, एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6. आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन. माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड्स बना रहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड्स में 4 इलेक्ट्रॉन, 4/2. माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4. क्या आ गया भैया फॉर्मल चार्ज? 6 - 6 -2 -4 -6 6 -6 6 -6 0. कोई चार्ज नहीं आएगा फर्स्ट वाले में. सेकंड वाला निकालो तो, सेकंड वाले का निकालो तो सेकंड ऑक्सीजन पे देख लें हम लोग. फॉर्मल चार्ज इक्वल टू, हाँ जी, फिर से ऑक्सीजन आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 6 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके 1 2 3. ये सेकंड वाला ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है 1 2 3.
एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, 6/2 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ पे, उसने बॉन्ड बनाने में यूज नहीं किया है ना, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलिए जल्दी से देख लें, 6/2 3, 6 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, 6 माइनस 5 प्लस 1 पॉजिटिव में आएगा। सेकेंड वाले ऑक्सीजन पे एक प्लस चार्ज दिखाएंगे। थर्ड वाले ऑक्सीजन का देख ले, तो थर्ड वाले ऑक्सीजन का जल्दी से बताएं, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू, इस ऑक्सीजन का बताएं जल्दी से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होगा, ऑक्सीजन है तो कितने बॉन्ड बना रहा है, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 3 लोन पेयर है, 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 2 1 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7, 6 माइनस 7, 6 माइनस 7 माइनस 1, यानी थर्ड वाले ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चल जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखें तो यहां पर आप वैसे ही निकाल सकते हैं इसका, इसको आप ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड आप निकाले, देखें यहाँ पे देखें तो थर्ड वाला जो यहाँ पे आप फर्स्ट वाला ऑक्सीजन है वो सिमिलर हो गया थर्ड वाले से, यहाँ पे आएगा कि नेगेटिव, आप निकाल के दे सकते हैं। यहाँ पे तो वो सेकंड वाला ऑक्सीजन में कोई चेंज आया ही नहीं, पहले से इसने 2 और 3 बॉन्ड पे बनाए हुए थे, 1 2 3 बॉन्ड पे बनाए हुए, 2 अनशेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनशेड इलेक्ट्रॉन है, तो सेकंड वाले पे जो पॉजिटिव आया था वही पॉजिटिव रहेगा, थर्ड वाला पे 0, थर्ड वाला भी ऑक्सीजन कैसा होगा, जस्ट फर्स्ट वाले के जैसा, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। चलिए, तो ये था भाई फॉर्मल चार्ज। अब आप बोलेंगे सर अभी रेजोनेंस स्टार्ट किया और अभी तक हम लोग रेजोनेंस के बारे में कोई डेफिनेशन ही नहीं बात कर रहे हैं, हेडिंग था रेजोनेंस का, लेकिन आप फॉर्मल चार्ज बता रहे हैं, कर्ली एरो बता रहे हैं, डबल हेडेड एरो बता रहे हैं। असल में ये जो हमने शिफ्ट किया ना, यही जो किया ना हमने, यही है रेजोनेंस। क्लियर? क्या किया हमने, देखिए तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन किया गया, पाई बॉन्ड का। हम लोग जानते हैं जब भी 2 आइटम के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड होता है तो एक बॉन्ड होता है सिग्मा और बाकी बॉन्ड हो जाते हैं पाई। अगर 2 आइटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा हमेशा। अगर डबल बॉन्ड हो जाता है तो एक होता है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा सिग्मा, 2 बॉन्ड आ गया तो एक सिग्मा और एक पाई। अगर 3 बॉन्ड आ गए तो एक सिग्मा और 2 पाई। यानी जब भी मल्टीपल बॉन्ड होता है 2 आइटम के बीच में तो एक बॉन्ड होता है सिग्मा, बाकी सारे बॉन्ड हो जाते हैं पाई। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई, एक पाई हो जाएगा। 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई हो जाएंगे। क्लियर है ना? तो पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन या पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन को हम लोग रेजोनेंस कर रहे हैं, है ना? क्योंकि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। अब देखो तो यहां पर इस स्ट्रक्चर पे और इस स्ट्रक्चर पे, इन दोनों पे, ये जो पाई बॉन्ड पहले यहां पे था फर्स्ट और सेकंड के बीच में, अब कहां हो गया, सेकंड और थर्ड के बीच में नहीं आ गया पाई बॉन्ड, है ना? पहले ये पाई बॉन्ड कहां पे था, पहले ये पाई बॉन्ड था फर्स्ट और सेकंड ऑक्सीजन के बीच में। अब कहां पर ये पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको, सेकंड और थर्ड। ऐसा नहीं लग रहा पाई बॉन्ड घूम गया, यहां से यहां पहुंच गया, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये जो लोन पे शिफ्ट हो रहा है ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग आगे। फिलहाल अभी हम लोग ऐसा एक थोड़ा सा भी हमने एक व्यू दिया रेजोनेंस के लिए, आगे अभी और बहुत सारी बात करनी है। क्लियर है ना? धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे और ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होने वाला है आपका, है ना? फिलहाल मैंने क्या कहा कि भाई था क्या रेजोनेंस, मेरा जो हेडिंग था वो क्या था, रेजोनेंस का को हमने क्या कहा था, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो देखो तो अभी यहां पर ओजोन के जो 2 स्ट्रक्चर हमने बनाए, एक बनाया ये हो गया लुईस स्ट्रक्चर 1, ये बनाया मैंने दूसरा लुईस स्ट्रक्चर 2, है ना? कर्ली एरो के हेल्प से हमने क्या किया, 2 स्ट्रक्चर बनाए, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में बदल करके 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए। उन दोनों स्ट्रक्चर को देख करके आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई पाई बॉन्ड जो पहले वाले स्ट्रक्चर में फर्स्ट और सेकंड ऑक्सीजन के बीच में था, अब वो पाई बॉन्ड थर्ड और सेकंड और थर्ड ऑक्सीजन के बीच में आ गया? लग रहा नहीं पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहां से यहां। क्लियर? असल में यही है रेजोनेंस। कैसे, अभी और ज्यादा पॉइंट को हम लोग देखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट और बताना चाहते हैं हम लोग कि जब हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ, है ना? तो बॉन्ड ऑर्डर क्या था भाई, 2 एटम के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है उसी कहते थे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर। जैसे यहां पर 2 कार्बन कार्बन के बीच में हम लोग सिंगल बॉन्ड दिखा रहे तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, यहां डबल बॉन्ड दिखा दिए तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, यहां पे 3 बॉन्ड दिखा दिया तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। और एक रिलेशन ये पढ़ा था कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की जो लंबाई होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड ऑर्डर का। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था ये, है ना?
अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होंगे, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या था, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है दो एटम के बीच में। सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। यहां इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। जैसे यहाँ पे इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। क्लियर? जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है दो एटम के बीच में, इसी कहते हैं हम लोग बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर है ना? और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना कम बॉन्ड लेंथ होगा। क्लियर? जैसे अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि दो ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इट मींस इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कम है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के बीच में इनवर्स रिलेशन है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम बॉन्ड लेंथ, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होंगे दो एटम के बीच में तो उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। क्लियर है ना? तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम ओजोन का बात करें तो यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड आ गया तो इसका बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए और इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, क्योंकि यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कम है, यहां पे सिंगल बॉन्ड है। लेकिन जब हम दूसरे स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहां पर है सिंगल बॉन्ड और यहां पे है डबल, तो इस बॉन्ड का लेंथ ज्यादा हो जाना चाहिए, इस बॉन्ड का बॉन्ड छोटा हो जाना चाहिए। जो पहले जिसका लेंथ ज्यादा होना चाहिए तो यहां पे वो छोटा हो जा रहा है, जिसका लेंथ पहले छोटा होना चाहिए वो ज्यादा हो जा रहा है। क्लियर? तो इन दोनों स्ट्रक्चर को देखने के बाद हमें यह समझ में आया कि भाई ना ये स्ट्रक्चर से हमें यह पता चल रहा है कि भाई कि दोनों बॉन्ड बराबर है। जब हम एक्सपेरिमेंट से देखा, जब हमने एक्सपेरिमेंट से ओजोन का स्ट्रक्चर देखा तो हमें पता चला क्या कि दोनों ऑक्सीजन, ये सेकेंड और थर्ड और फर्स्ट और सेकेंड, दोनों ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ सेम होता है, बॉन्ड लेंथ सेम होता है। लेकिन ना ये इस स्ट्रक्चर से प्रूफ हो पा रहा है ना ये दूसरे स्ट्रक्चर से साबित हो पा रहा है कि दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम होगा। यहां पर दिख रहा है भाई डबल और सिंगल है तो ये छोटा ये बड़ा, इस वाले से पता चल रहा है ये छोटा और ये बड़ा। ये तो नहीं पता चल रहा ना कि दोनों का बॉन्ड लेंथ बराबर होंगे, दोनों ऑक्सीजन के, तीनों ऑक्सीजन के बीच का ये और ये तीनों के बीच का बॉन्ड लेंथ बराबर होगा। कोई भी एक स्ट्रक्चर से ये बात प्रूफ नहीं हो पा रहा है। दोनों स्ट्रक्चर से में से कोई भी एक स्ट्रक्चर इस बात को साबित नहीं कर पा रहा कि ओजोन में सारे ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ बराबर होगा। कौन प्रूफ करेगा? इन दोनों स्ट्रक्चर का एक एवरेज स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। देखो तो यहां पे जो पहले यहां डबल था वो बाद में सिंगल हो गया, जो सिंगल था बाद में डबल हो गया, तो हम इन दोनों स्ट्रक्चर का एक एवरेज स्ट्रक्चर बना देंगे। क्लियर? क्योंकि जो डबल था बाद में वो सिंगल हो गया था, जो सिंगल था बाद में वो डबल हो गया, ना सिंगल ना डबल, पार्शियल डबल बॉन्ड दिखा दिए हम लोग। इस एवरेज स्ट्रक्चर को कहेंगे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड। आगे बात करेंगे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में। तो इन दोनों स्ट्रक्चर का एक एवरेज स्ट्रक्चर बना दिया, इसे कह दिया हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड। और यहीं से हम लोग रेजोनेंस का डेफिनेशन उठा सकते हैं हम लोग। क्या है रेजोनेंस? जब किसी मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनता हो, व्हेन ए मॉलिक्यूल हैव मोर देन वन स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर, बट नन ऑफ द स्ट्रक्चर ट्रूली रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल। लेकिन कोई भी एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल को ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जैसे मैंने ओजोन के 2 स्ट्रक्चर बनाए, लेकिन क्या कोई भी एक स्ट्रक्चर ओजोन का, कोई भी एक स्ट्रक्चर ये बात को प्रूफ कर पा रहा है कि ओजोन में सारे ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ बराबर होगा? नहीं, क्योंकि इस स्ट्रक्चर से लग रहा है ये छोटा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, यहां पर डबल बॉन्ड है तो, और ये बड़ा। दूसरे से लग रहा है कि ये बड़ा और ये छोटा, बराबर तो नहीं लग रहा। कोई भी एक स्ट्रक्चर इस बात को प्रूफ नहीं कर पा रहा है, कोई भी इस बात को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा सारे बॉन्ड बराबर होंगे। ये बात को प्रूफ कौन कर पा रहा है कि सारे बॉन्ड लेंथ बराबर होंगे? कौन रिप्रेजेंट कर पा रहा है इस बात को? रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों का एवरेज स्ट्रक्चर। जहां पे हमने क्या किया कि ना सिंगल दिखाया ना डबल दिखाया, है ना। जहां पे डबल था बाद में वो सिंगल हुआ तो यहां दिखा दिया पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां भी डबल था बाद में वो सिंगल हो गया तो यहां भी दिखा दिया हमने पार्शियल डबल बॉन्ड। इस एवरेज स्ट्रक्चर को कहेंगे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहे किसी मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर, इसे कहेंगे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिना को हम लोग कहेंगे रेजोनेंस, है ना। जब किसी मॉलिक्यूल का हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन ए मॉलिक्यूल हैव मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर बट नन ऑफ द स्ट्रक्चर ट्रूली रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय एवरेज ऑफ दीज लुईस स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल कौन रिप्रेजेंट करेगा? इन सारे लुईस स्ट्रक्चर्स का एक एवरेज स्ट्रक्चर। उस एवरेज स्ट्रक्चर को, द एवरेज स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। उस एवरेज स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम लोग? रेजोनेंस हाइब्रिड।
ये जो अलग अलग लुईस स्ट्रक्चर बनेंगे, डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर जो बनेंगे एक मॉलिक्यूल के, दे आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को हम लोग कहेंगे रेजोनेंस। डिफाइन करेंगे हम लोग आगे, फिलहाल अभी हम लोग और भी एग्जांपल देखेंगे और वो एक एक करके हम लोग सारे और पॉइंट को समझेंगे। हाँ जी, तो इसका अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लें। एक और मॉलिक्यूल है जिसके अलग अलग रेजोनेटिव लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, वो है कार्बोनेट, CO3 2-, कार्बोनेट, है ना। ठीक है, तो मैं कार्बोनेट का लुईस स्ट्रक्चर बनाता हूं। एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, भाई 2 मास है, जिन ऑक्सीजन पे मास बैठाएंगे उसको हम सिंगल बॉन्ड से दिखाएंगे, जिन ऑक्सीजन को हम डबल बॉन्ड से, जिसपे हम मास नहीं बैठाएंगे उसको डबल बॉन्ड से दिखाएंगे। ये हो गया कार्बोनेट का एक स्ट्रक्चर, ये हो गया लुईस स्ट्रक्चर 1। अच्छा, फिर देखो तो यहाँ पे लोन, इस लोन पेयर को अगर हम ये बॉन्ड पेयर में बदल दें और इस बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में, तो दूसरा स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा इसका, देखो तो यहां आ गया सिंगल बॉन्ड, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, और यहां तो पहले से सिंगल बॉन्ड था ही। अब दूसरा ये हो गया सेकंड लुईस स्ट्रक्चर। अब एक थर्ड बनाए तो फिर से इसका लोन पेयर को हम बॉन्ड पेयर में बदल देते हैं और इस बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में बदल देते हैं। इस ऑक्सीजन के पास है ना 2 लोन पेयर, क्लियर, इसको हम लोग बदल देते हैं इसको बॉन्ड पेयर में। तीसरा स्ट्रक्चर बना ले इसका, थर्ड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर क्या बन गया इसका, ये थोड़ा सा इसे शिफ्ट करता हूं यहां पर। हाँ, हाँ जी, थर्ड स्ट्रक्चर क्या बन गया यहां पर, ये हो गया लुईस स्ट्रक्चर 3। कार्बोनेट के ये 3 स्ट्रक्चर बनाए मैंने, कर्ली एरो के हेल्प से लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में शिफ्ट करते जा रहे हैं, क्लियर। अब देखिए तो बताए कौन सा स्ट्रक्चर सही में कार्बोनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैं एक बात बता दूं, कार्बोनेट में तीनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है ना। कार्बोनेट में कार्बन ऑक्सीजन के बीच का, तीनों कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है। क्या ये इस बात से प्रूफ हो रहा है, इसी स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट हो रहा है? ये बात नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल है, तो लग रहा है ये बॉन्ड छोटा होना चाहिए, 2 बराबर होना चाहिए, है ना। इस स्ट्रक्चर से यहां पे ये छोटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, हमने कहा भाई ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, तो ये छोटा होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए। इससे ये छोटा और ये दोनों बराबर। कोई भी एक स्ट्रक्चर इस बात को प्रूव नहीं कर पा रहा है दैट ऑल द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑल 3 बॉन्ड्स आर इक्वल। कोई भी एक स्ट्रक्चर से यह बात प्रूफ नहीं हो पा रहा है, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब हम इन तीनों स्ट्रक्चर का एक एवरेज स्ट्रक्चर बनाएंगे। एवरेज स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा भाई, बताओ तो तीनों का, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब देखिए यहां पे ये सिंगल था, बाद में ये डबल हो गया था, ये डबल था, बाद में ये सिंगल हो गया, ये सिंगल था, बाद में डबल हो गया, तो ना सिंगल एंड डबल सब में दिखा देता हूं मैं, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, ना सिंगल एंड डबल, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। और ये हो गया भाई 2 नेगेटिव चार्ज, और नहीं तो फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो भाई, 2 नेगेटिव है, 3 ऑक्सीजन में डिवाइड हुआ है, तो 2/3 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 2/3, या फिर सीधा ब्रैकेट के बाहर में 2 माइनस कर देते हैं। 2 नेगेटिव था, 3 ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो हमने कर दिया माइनस 2/3 हर ऑक्सीजन में। ये हो गया इन तीनों स्ट्रक्चर का एक एवरेज स्ट्रक्चर है, क्या कहलाएगा वो, रेजोनेंस हाइब्रिड। डिफाइन करेंगे अभी हम लोग, क्लियर। ये हो गया एवरेज स्ट्रक्चर। हाँ, ये स्ट्रक्चर इस बात को प्रूव कर रहा है दैट ऑल द 3 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर इक्वल, क्योंकि यहां पर तीनों का बॉन्ड ऑर्डर हमने सेम बताया। अगर वो बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो कितना है असल में, सर 1 है या 2 है, क्या है बॉन्ड ऑर्डर, है ना। तो जब ऐसा हो जहां पे बॉन्ड
फिक्स नहीं हो, रेजोनेंस की वजह से सिंगल डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है। देखो तो यहाँ पे जल्दी देखो, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड पहले यहाँ पे था, अब डीलोकलाइज होकर के यहाँ पहुंच गया, अब डीलोकलाइज होकर के पहुंच गया यहाँ पर। यही तो है रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। और इसके वजह से नंबर ऑफ बॉन्ड्स दो आइटम के बीच में फिक्स नहीं हो रहे। तो ऐसे केस में अगर हमको बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है जब रेजोनेंस हो रहा होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फिक्स नहीं होंगे रेजोनेंस की वजह से, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइड बाय सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय सिग्मा बॉन्ड। इससे आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। जैसे अगर हमको यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में रियली में असल में कितना बॉन्ड है, सिंगल है या एक बॉन्ड है या दो बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, तो वो निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन CO3 2- इज इक्वल टू, बताइए यहाँ पे टोटल कितने बॉन्ड्स हैं? यहाँ पर 1 2 3 4, हर स्ट्रक्चर में देखें तो 4 बॉन्ड्स है, 1 2 3 4, टोटल बॉन्ड 4 है। डिवाइड बाय सिग्मा बॉन्ड कितने भाई? हमने कहा था भाई सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा, तो ये सिग्मा डबल है तो एक सिग्मा और एक पाई, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है ना, 4 में से 1 2 3 4 में से एक पाई बॉन्ड है। इधर जब भी दो बॉन्ड होता है दो आइटम के बीच में, तो एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई, तो एक पाई बॉन्ड है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 1 2 और एक 3, एक तो पाई हो गया, 4/3 1.33। यानी कि एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, कितना बॉन्ड है? 1.33 बॉन्ड है। क्लियर? अब यहां से बॉन्ड ऑर्डर सेम है तीनों का, तो बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा। लेकिन क्या ये इस स्ट्रक्चर से प्रूफ हो रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था ये कि सारे बॉन्ड बराबर होंगे? नहीं। ये बता रहा था? नहीं। ये बता रहा था? नहीं। कौन बताया? इन तीनों स्ट्रक्चर का एवरेज स्ट्रक्चर। ये जो एवरेज स्ट्रक्चर है वो कहलाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो किसी मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहे, जैसे कार्बोनेट के 3 बने, ये कहलाएंगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। और इसी प्रोसेस को, इसी फेनोमेना को कहेंगे हम लोग रेजोनेंस। इधर और क्या दिख रहा है आपको इस रेजोनेंस में? पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। लग रहा है भाई पाई बॉन्ड जो है, जो पहले यहां था वो यहां पहुंच गया, वो पाई बॉन्ड फिर यहां पहुंच गया। यही है रेजोनेंस, है ना। इसे अभी हम लोग और ज्यादा हम लोग एलेबोरेट करेंगे। पहले एक एक करके हम लोग टॉपिक पे आते हैं, फिर से हम लोग आते हैं, है ना। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल हम आपके पास ला रहे हैं। और यहां पे एक नया क्वेश्चन भी दिख रहा है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था पिछले वाले पेज का, तो पहले वो ले लेते। हाँ भाई देखिए, नेक्स्ट है आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। क्वेश्चन है आपके लिए, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अरेंज द फॉलोइंग स्पेसीज इन increasing order of sulfur oxygen bond length, sulfur oxygen bond length। अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। कौन से स्पीसीज दिए गए आपको? SO4 2-, SO3 2- और SO2। इन तीनों को सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, यानी जिसका बॉन्ड लेंथ कम होगा पहले उसको लिख लेना, उससे ज्यादा वाला उसके बाद, उसके बाद उसके बाद। क्लियर? हाँ भाई देख लेते हैं हम लोग। पहले सल्फेट का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। टू मास था, 4 ऑक्सीजन थे, हमने 1 2 3 4 ऑक्सीजन कर दिया। जिस ऑक्सीजन को हमने डबल बॉन्ड कर दिया उस पर नेगेटिव नहीं दिखाएंगे, और जिस पर सिंगल बॉन्ड कर दिया उस पर हम लोग कर देंगे नेगेटिव। हमने पढ़ा फॉर्मल चार्ज, चाहे तो आप फॉर्मल चार्ज से निकाल के पता कर ले सकते हैं। जिन ऑक्सीजन पे हमने सिंगल बॉन्ड से दिखाया उस पर बैठाएंगे हम लोग नेगेटिव। जिन ऑक्सीजन पे हमने डबल बॉन्ड से दिखाया है उस पर नेगेटिव प्लेस करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया SO4 2 मास। SO3 2 मास का स्ट्रक्चर बनाना है। सल्फर, सल्फर के बाहर में फिर से 6 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3 ऑक्सीजन बना दिया हमने।
एक ऑक्सीजन टोटल 2 मास करना है, जिन ऑक्सीजन पे हमने मास बैठा दिया उन ऑक्सीजन को हमने सिंगल बॉन्ड से दिखाना है, और जिन टोटल 2 मास था 2 मास हो गया, जिस ऑक्सीजन पे हमने मास नहीं दिखाया उसे दिखा देंगे हम लोग डबल बॉन्ड से, हो गया। सल्फर के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 बॉन्ड बनाया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रह गया, इसके पास एक लोन पेयर रह गया सल्फाइट में, इसका नाम था सल्फेट, इसको कहते हैं हम लोग सल्फाइट, इसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ये हो गया सल्फेट का स्ट्रक्चर, ये हो गया सल्फाइड का स्ट्रक्चर। अब सल्फर डाइऑक्साइड भी बना लेते हैं हम लोग। यहां पे किसी ऑक्सीजन में नेगेटिव है क्या? नहीं है, टोटल कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो दोनों ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से दिखा दो। कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, बाकी बच गया सल्फर के पास यहां भी लोन पेयर। क्लियर है ना? इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी बनाने देंगे हम आपको। फिलहाल ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन भाई? कि भाई इन तीनों स्पीसीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ के बेसिस पर अरेंज कर दीजिए, यानी जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा सल्फर ऑक्सीजन के बीच का उसे पहले लिख दें, उससे ज्यादा वाले को उसके बाद में लिखे, उससे ज्यादा वाले को उसके बाद में लिखे। ये करना है आपको, है ना? अब मैंने क्या रिलेशन बताया था, जल्दी से याद करो। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, यानी जिनका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उनका बॉन्ड लेंथ कम होगा। क्लियर? तो देखना है भाई किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आ रहा है। अभी हमने क्या बताया था बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला, जहां पे रेजोनेंस, यहां पे रेजोनेंस होगा ना, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में बदल सकते हैं हम लोग। तो यहां पे जब रेजोनेंस हो रहा है, यहां पे बॉन्ड फिक्स नहीं है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो चलो निकाल लेते हैं हम लोग। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड इक्वल टू, पहले इसका निकाल लेते हैं। कितने बॉन्ड है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या बताया था? टोटल बॉन्ड डिवाइड बाय सिग्मा बॉन्ड। इसका बता दे भाई सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर? यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे? जल्दी से बता दो सल्फेट में। 1 2 3 4। 2 बॉन्ड तो पाई बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड होता तो एक पाई बॉन्ड होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड है, तो 6 में से 4 सिग्मा बॉन्ड है। कितना आया बॉन्ड यहाँ पे? यहाँ पे आया बॉन्ड 1.5। क्लियर? इसका निकाल ले तो भाई टोटल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4। यहां भी आप चाहें तो फिर आप क्या कर सकते हैं, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में बदल सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बनाएंगे हम लोग, इसके बाद बनाते हैं, उसको भी देख लेते हैं। हाँ जी, फिलहाल यहाँ बॉन्ड निकाल लें। 1 2 3 4 टोटल कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड है। टोटल बॉन्ड 4 है, 1 2 3 4। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। एक पाई बॉन्ड हो गया, 4/3 1.33। इसका कितना आया था भाई? सल्फेट में SO4 2 मास में सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ कितना आ रहा है? कितना बॉन्ड कितना आ रहा है? 1.5। यहाँ कितना आया? सल्फाइट में SO3 2 मास में सल्फाइट में 1.33। सल्फर डाइऑक्साइड में 1 2 3 4 टोटल कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। क्लियर? डिवाइड बाई 2 में से 1 हो गया सिग्मा, 2 में से 1 हो गया सिग्मा, तो बाकी 2 हो गए पाई, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, 4/2 यानी कि 2। यहां पे बॉन्ड ऑर्डर आया 2, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर आया 1.33, यहां पे आया 1.55। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कहां पे आ रहा है? SO2 में, यानी सबसे कम सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होगा SO2 का। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम बॉन्ड लेंथ। उससे कम बॉन्ड ऑर्डर कहां पे आया? सल्फेट में SO4 2 मास में। कितना आ रहा है भाई? 1.5। क्लियर? उससे कम कहां पे आया? 1.33। कहां पे? सल्फाइट में। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर SO2 का, सबसे कम बॉन्ड लेंथ SO2 का। SO2 का बॉन्ड लेंथ सबसे कम, देन सल्फेट, देन सल्फाइट। क्लियर? तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर कि अगर हमें सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ पे अरेंज करना होता तो हम कैसे निकालते भाई? तो हमें क्या करना पड़ता? पहले बॉन्ड ऑर्डर पता करना होता। जहां पे इस तरह से डीलोकलाइजेशन हो रहा है, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में शिफ्ट कर रहे हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं, वहां पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? हमने कहा भाई कैसे निकालोगे? उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर, है ना, उस मॉलिक्यूल में 2 आइटम के बीच का बॉन्ड ऑर्डर, तो आपने क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करने और डिवाइड कर देना उसको सिग्मा बॉन्ड से। ठीक है? तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम। तो क्या हो गया ऑर्डर? जल्दी से बता दो। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग ऑर्डर अरेंज कर लेते हैं इसके बाद। तो सबसे कम सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ किसका हो जाएगा? SO2 का, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉन्ड आ रहा था, 2 आ रहा था। उससे ज्यादा सल्फेट का, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 था। और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा सल्फाइट का, क्योंकि सल्फाइट में ना PHIT सल्फाइट कहते हैं, SO3 2 माइसो सल्फाइट कहते हैं, सल्फेट कहते हैं। सल्फाइट में बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम था 1.33, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ।
तो हम कहेंगे भाई सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस गुड आउट, है ना। और जब हम लोग सल्फेट का निकाल रहे थे बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था टोटल 1.5। क्यों भाई वहां पे हमने 2 या 1 क्यों नहीं लिया था? क्योंकि यहां पर भी रेजोनेंस होगा। क्लियर? सल्फाइट में सारे सल्फर ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ जो है वो आएगा 1.5 1.5 1.5। ऑल 4 सल्फर ऑक्सीजन हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर एंड सेम बॉन्ड लेंथ। क्या ये स्ट्रक्चर इस बात को प्रूफ कर रहा है? नहीं। यहां पे लग रहा है कि भाई 2 के बॉन्ड ऑर्डर 2-2 है, 2 के 1-1 है, और जब इन दोनों का 1-1 है तो इनका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, इन दोनों का 2-2 है तो इनका बॉन्ड लेंथ कम होगा। क्लियर? तो देखिए जरा से जल्दी से बना करके इसका। तो ये बात तो इस स्ट्रक्चर से नहीं पता चला। दूसरा स्ट्रक्चर बनाए हम लोग, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन गया इसका? सेकेंड स्ट्रक्चर ये बन गया। फिर से देखिए यहां पे लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में। थर्ड स्ट्रक्चर हाँ जी, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में बदल दिया था यहां पर, और यहां पे बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में बदला था। ये इसका थर्ड स्ट्रक्चर बन गया। ये सेकंड, ये फर्स्ट। क्या कोई भी एक स्ट्रक्चर इस बात को प्रूफ कर रहा है दैट ऑल सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर एंड सेम बॉन्ड लेंथ? नहीं। यहां पे लग रहा है इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2-2 है, इनका 1-1 है, इनका बॉन्ड लेंथ इन दोनों का बराबर, इन दोनों का बराबर, ये दोनों छोटे और ये दोनों बड़ा। इस वाले में वही हो रहा है, 2 का डबल डबल बॉन्ड है, 2 के सिंगल सिंगल है। इसमें भी यही हो रहा है। कोई भी एक स्ट्रक्चर सही में मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर बने हैं सेम एक मॉलिक्यूल के या फिर सल्फेट आयन के, ये सारे कहलाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और सही में मॉलिक्यूल को कौन रिप्रेजेंट करेगा? इन तीनों स्ट्रक्चर का एक एवरेज स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, जिसमें ना सिंगल ना डबल दिखाएंगे, हम लोग दिखाएंगे पार्शियल डबल बॉन्ड। और 4 ऑक्सीजन में 2 माइनस डिस्ट्रीब्यूट, माइनस हाफ कर दे या बाहर में कर दे हम 2 माइनस। ये हो गया इन तीनों स्ट्रक्चर का एक एवरेज स्ट्रक्चर। इस एवरेज स्ट्रक्चर को कहेंगे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड। फिर से हम एक बार डेफिनेशन को हम लोग लिखेंगे पार्ट 2 वाले क्लास में। अभी ये पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट किए हैं रेजोनेंस का, पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे, है ना, कि भाई डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग और उसके देखेंगे रूल्स क्या होते, कंडीशन क्या होते हैं रेजोनेंस के, रूल्स क्या होते हैं रेजोनेंस के, इन सब के बारे में बात करेंगे पार्ट 2 में। पहले जल्दी से यहां पर सुन ले, है ना, कि क्या मैंने डिफाइन किया था। और अभी हम लोग रेजोनेंस स्टार्ट समझ ले, अभी तक नहीं किया हमने, लेकिन उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे पॉइंट को डिस्कस कर दिया। कर्ली एरो, डबल हेडेड एरो, फॉर्मल चार्ज, नेट चार्ज, है ना, और साथ साथ बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के बीच में रिलेशन देख लिया, और कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे ऐसे जगह पे, ऐसे मॉलिक्यूल पे जहां पे बॉन्ड फिक्स नहीं है। कर्ली एरो से हम लोग लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बदलते आ रहा है, इसकी वजह से बॉन्ड फिक्स नहीं है, तो वहां पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, और उसके हेल्प से हम लोग बॉन्ड लेंथ कैसे देखेंगे, वो भी हमने देखा। क्लियर है ना? तो देखिए यहां पर जल्दी से सल्फेट का हमने 3 स्ट्रक्चर बनाया, 1 2 3। इन तीनों स्ट्रक्चर में कोई भी एक स्ट्रक्चर सल्फेट को ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि सल्फेट में ऑल 4 सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड हैव सेम लेंथ। चारों सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड का लेंथ सेम होता है, लेकिन ये बात कोई भी एक स्ट्रक्चर से समझ में नहीं आ रहा है। कौन बताएगा इन कि ये भी सारे बॉन्ड बराबर होंगे? इन सारे स्ट्रक्चर का एक एवरेज स्ट्रक्चर बनाना होगा हमें, और वो एवरेज
वेग स्ट्रक्चर कहलाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए थे हमने, इसे कहेंगे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इस कंप्लीट प्रोसेस को, इस कंप्लीट फेनोमेना को हम लोग कहेंगे रेजोनेंस। कोई डाउट? तो क्या बता रहे हम लोग रेजोनेंस का? क्या डेफिनेशन है रेजोनेंस का? व्हेन ए मॉलिक्यूल हैव मोर देन वन स्ट्रक्चर, है ना, जब किसी स्पीसीज का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे सल्फेट का 1 2 3 स्ट्रक्चर बने, या कार्बोनेट का मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाया था, या ओजोन का हमने 2 बनाया था, बट नन ऑफ द स्ट्रक्चर ट्रूली रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल। लेकिन कोई भी एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। क्या ये स्ट्रक्चर बता पा रहा है कि सारे बॉन्ड बराबर होंगे? नहीं, ये नहीं, ये नहीं, है ना। कौन बताएगा? इन तीनों स्ट्रक्चर का एवरेज स्ट्रक्चर। उस एवरेज स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम लोग? रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इस कंप्लीट प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम लोग कहेंगे रेजोनेंस, है ना। एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ हम लोग पार्ट 2 में, इस वीडियो का पार्ट 2 जब हम लोग बनाएंगे तो फिर हम लोग वहां पे क्या देखेंगे कि इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग भाई क्या कंडीशन था, यहाँ पे हम लोग क्यों रेजोनेंस कर रहे हैं, बाकी इस जगह पे रेजोनेंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या कंडीशन है रेजोनेंस का। यहाँ पे आप बोल रहे रेजोनेंस होगा, कहीं और भी रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, तो वो कंडीशन क्या है रेजोनेंस के, वो हम लोग बात करेंगे। तो उन सब के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।